हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट है मैथ और क्लास 11 मैथ ऑल चैप्टर फॉर्मूलाज विथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर वाइज। यानी कि आज हम पढ़ने वाले कक्षा 11 की गणित का सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूले सभी फॉर्मूलेज पढ़ने वाले हैं, साथ में उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। जो आपके एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं, खाली स्थान बनते हैं, जैसे रिक्त स्थान बनते हैं, वो क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से बनते हैं और चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर वाइज करेंगे। तो आगे चलते देखते हैं। सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर है समुच्चय। प्रश्नावली है हमारी एक समुच्चय है। तो देखते हैं, हमारा पहला पॉइंट है एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। एक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है, अन्यथा अपरिमित समुच्चय कहलाता है। यदि उसके समुच्चयों में अवयवों की संख्या निश्चित होगी तो वो परिमित और अन्यथा अपरिमित, उसके अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होगी तो वो अपरिमित कहलाता है। अगला है दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यतः समान अवयव हो तो वो समान समुच्चय कहलाते हैं। और यदि उनमें अवयव की संख्या बराबर हो, जैसे संख्या समान हो तो वो तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि कोई ए समुच्चय है अपने पास, वो 1 2 3 है, ये कोई समुच्चय है। और बी वाला समुच्चय है अपने पास 1 3 2, तो ये समुच्चय क्या होगा, ये समुच्चय होगा समान। और ये वाला जैसे ये 1 2 3 और एक ये बी समुच्चय है वो है ए बी सी, यानी कि इसमें ए बी सी यानी इसमें 1 2 3 यानी इसमें अवयवों की संख्या बराबर है। अवयवों की संख्या बराबर हो तो तुल्य, और उसमें अवयव भी सेम हो, जैसे ये 1 है, 1 यहाँ पर है, 3 है तो ये 3 यहाँ पर है, ये 2 है तो ये 2 यहाँ पर है, तो इस प्रकार हो तो वो समान समुच्चय कहलाता है। अगर अवयवों की संख्या बराबर हो तो तुल्य समुच्चय कहलाता है। आगे देखते हैं, एक समुच्चय ए किसी समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है यदि एक का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो। अंतराल समुच्चय आर के उपसमुच्चय होते हैं। एक समुच्चय ए है, किसी समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। किसी बी का उपसमुच्चय कहलाने के लिए यदि ए का प्रत्येक अवयव उसके अंदर होगा, बी के अंदर, तो वह अंतराल समुच्चय आर के उपसमुच्चय होते हैं। आगे दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन यानी यूनियन। सम्मिलन यानी क्या होता है, यूनियन होता है। क्या होता है यूनियन, जिसे इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। सम्मिलन उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो या तो ए में हो या बी में हो। सम्मिलन होगा, हम जानते हैं यूनियन होगा तो इस प्रकार से होगा, जैसे कि ए है, ए कोई उपसमुच्चय होगा 1 2 3 4, बी होगा 5 6 7 और 8। इनका जो यूनियन होगा ए यूनियन बी होगा, जो इनके अंदर के अवयवी तो होगा, या तो ए का होगा या बी का होगा। आगे देखते हैं, दो समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन को हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार। सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ हो। जैसे उभयनिष्ठ हो तो दो समुच्चय ए और बी का अंतर जब ए तथा बी इसी क्रम में हो, उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए में हो किंतु बी में नहीं। इसका सभी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने को ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, अगर इसको देखें तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन,
और यूनियन का मतलब होता है उनमें सभी है जो सभी के सभी लेने हैं। तो इंटरसेक्शन में इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ये तो हो जाएगा 5, कुछ नहीं है तो हो जाएगा अपने 5। यदि हम ये लेते हैं, जैसे एक ये लेते हैं, ए बराबर 1 2 3, 1 2 और 3, और बी बराबर क्या लेते हैं, बी बराबर लेते हैं अपन 2 3 और 4। इस प्रकार लेंगे तो इनमें इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। एक तो 2 है और एक ये 3 है, 2 और 3, 2 और 3 तो हमारा इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 2 और 3, यानी कि इनका जो कॉमन आ रहा पार्ट उसको ही लेने हैं, जो कॉमन अवयव है उनको ही लेना है। यदि इसका यूनियन बोलता ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर में क्या हो जाता, 1 2 3 भी आता, उसमें 1 2 3 3 भी आता और साथ में ये 2 3 आ गए, अवयव रिपीट नहीं होते, किसी भी समुच्चय में अवयव रिपीट नहीं होता और ये 4 हो जाता, तो इनका इस प्रकार ए यूनियन बी आ जाता। और आगे बोल रहे हैं ये ए बी का अंतर, ए माइनस बी, ए माइनस बी, इस प्रकार ए माइनस बी होता है, ये ए माइनस बी होगा। तो जो ए के अवयव है, जो एम में अवयव है, जैसे 1 2 3 है, ये बी के है, तो इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो हट जाएगा, और जो अगर बी माइनस है वो तो ए में जो आ रहा है वो हट जाएगा। इसमें से 2 3 हैं तो 2 3 हट जाएगा, इसमें 2 3, यहाँ से 2 3 हट जाएगा। आगे देखते हैं, किन्हीं दो समुच्चय ए तथा बी के लिए ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश तथा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डी मॉर्गन का नियम है। कौन सा वाला, डी मॉर्गन का नियम है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। यदि ए यूनियन बी का होल डैश यानी ए यूनियन बी का पूरक, ये डैश का मतलब होता है पूरक, यानी ए यूनियन बी को हटाकर, और ए डैश यानी ए को हटाकर, इंटरसेक्शन बी डैश यानी बी को हटाकर, ये इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ए डैश यूनियन बी डैश इस प्रकार आता है। आगे देखते हैं दूसरी प्रश्नावली, आगे उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट और सूत्र वही थे जो अपना ये डी मॉर्गन नियम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इसको सिद्ध करने के लिए भी कहते हैं। अगले प्रश्नावली अपने संबंध एवं फलन। आगे देखते हैं, क्रमित युग्म किसी विशेष क्रम में समूहित अवयवों का एक युग्म होता है। क्रमित युग्म होता है जो किसी विशेष क्रम में समूहित अवयवों का एक युग्म होता है। कार्तीय गुणन समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन समुच्चय ए क्रॉस बी, अपने को ए क्रॉस बी निकालना है, तो ये ए बी है, ये ए बी है, इसमें संबंध दे रखा है ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी, यानी ए और बी का ये है, तो होता है तो विशेष रूप से आर क्रॉस आर एक्स वाई का दे रखा है, संबंध दे रखा है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर यानी रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, और आर क्रॉस आर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो इस प्रकार से संबंध आप बता सकते हैं कि ये इसमें देख सकते हैं अपन, जैसे कि ए क्रॉस बी है, इनके अंदर दो अवयवी है, तो ये दोनों ए और बी है, तो इसमें सीधा पता चल जाएगा ए तो ए से है और बी से है, तो यानी ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। और इसी प्रकार आर तो एक्स वाई इससे आर, यानी ये आर ए की है। अगर ये आर इंटू पी या पी इंटू क्यू होता तो पी तो चला जाता एक्स से और क्यू चला जाता वाई पे, तो इस प्रकार लिख सकते थे पी बिलोंग्स टू एक्स और क्यू बिलोंग्स टू वाई, तो इस प्रकार लिख सकते थे। ये अपने को संबंध याद रखने हैं, इस प्रकार से वो बराबर करके आगे आएगा, मैं बताऊंगा आपको। आगे देखते हैं, यदि ए बी एक्स बराबर एक्स वाई हो तो ए बराबर एक्स तथा बी बराबर वाई लिख सकते हैं। ये अभी मैं कह रहा था, यदि ये ए बी बराबर एक्स वाई हो तो यहाँ इन एक्स वाले होते हैं ना, इनको हम बराबर में लिख सकते हैं, यानी ए बराबर एक्स लिख सकते हैं, बी बराबर वाई लिख सकते हैं, तो ए बराबर एक्स और बी बराबर वाई, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। आगे देखते हैं, यदि नंबर ऑफ ए बराबर पी तथा नंबर ऑफ बी बराबर
क्यू, तो n ऑफ ए क्रॉस बी बराबर पी क्यू। सीधा सा मतलब इसका यही है कि जो अपना ए और बी है, जो अपना ए और बी है, ये ए और बी है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इनके नंबर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी का, वो उनके खुद के गुणनफल के बराबर ही होता है। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी होगा जो पी क्यू के बराबर होगा, पी गुणा क्यू के बराबर होगा। आगे देखते हैं, जब किसी का क्रॉस 5 से होगा तो 5 प्राप्ति होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है, बहुत बार आता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि 5 का किसी से क्रॉस करते हैं तो वह 5 भी प्राप्त होता है। आगे सामान्यतः ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। सामान्यतः यही होगा कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। यदि ये ऐसा होगा तो इनके अवयव समान ही होंगे। संबंध समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर है, रिलेशन है। कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है जिसे ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम घटक x तथा द्वितीय घटक y के बीच किसी संबंध को वर्णित करके प्राप्त किया जाता है। किसी अवयव x का संबंध r के अंतर्गत प्रतिबिंब y होता है जहां x y बिलोंग्स टू r होता है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं जहां x y बिलोंग्स टू r होगा। आगे देखते हैं, संबंध r के क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का समुच्चय संबंध r का प्रांत होता है। जो अपना संबंध r के क्रमित युग्म होते हैं उनके प्रथम घटकों का समुच्चय, उनके जो प्रथम घटकों के समुच्चय होते हैं वो संबंध r का प्रांत होते हैं। जैसे बता दूं मैं आपको, जैसे ये x y होता है और ये a b है, तो ये जो प्रथम घटक होते हैं ये प्रांत होते हैं। अगला है अपना संबंध r के क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों का समुच्चय संबंध r का परिसर होता है। यानी कि जो द्वितीय है, जैसे कि y और b है, ये y और ये b है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनका परिसर हो जाएगा, आगे देखते हैं, फलन समुच्चय a से b में समुच्चय b में फलन f एक विशिष्ट प्रकार का संबंध होता है जिसमें समुच्चय a के प्रत्येक अवयव x का समुच्चय b में एक और केवल एक प्रतिबिंब y होता है। इस बात को हम f यानी फंक्शन a से b में परिभाषित है, अपना फलन है जो a से b में परिभाषित है, जहाँ f ऑफ x बराबर y लिखते हैं, इसका संबंध है कि भाई f यानी संबंध, ये फलन होता है और a से b में परिभाषित है, फलन a से b में परिभाषित है, इसका मतलब यही है। आगे देखिए, a फलन f का प्रांत तथा b उसका सह प्रांत होता है। a फलन f का प्रांत तथा b उसका सह प्रांत होता है। फलन f का परिसर f के प्रतिबिंबों का समुच्चय होता है। जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं अपने को, उनका समुच्चय होता है। किसी वास्तविक फलन के प्रांत तथा परिसर दोनों ही वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अथवा उसका एक उपसमुच्चय होता है। किसी वास्तविक फलन के प्रांत तथा परिसर दोनों ही, कोई वास्तविक फलन होगा तो उसके प्रांत और परिसर दोनों ही वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अथवा एक उपसमुच्चय होगा, या तो समुच्चय होगा या उसका उपसमुच्चय ही होगा। आगे देखिए, फलनों का बीजगणित फलन फंक्शन है x से r में परिभाषित होता है तथा g है जो x से r में परिभाषित होता है के लिए हम निम्नलिखित परिभाषाएं देते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, f प्लस जी ऑफ x, यानी कि इनका योग है जो इस प्रकार होगा, f ऑफ x प्लस जी ऑफ x बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो ये कैपिटल X से बिलोंग्स करते हैं, यानी उसके सदस्य हैं। f माइनस जी ऑफ x, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x बिलोंग्स टू x, f गुणा g, ये f डॉट का मतलब है यहाँ पर g गुणा होता है। तो f जी ऑफ x बराबर हो जाएगा f ऑफ x
जी ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। यहाँ पर के कोई अचर है, यानी के यहाँ पर अचर है, के ऑफ के गुणा एफ ऑफ एक्स, के एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो एफ बाई जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। इनका कुछ मतलब यही है, इनका ज़्यादा नहीं है कि ये जो संबंध दे रखे है अपने को, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से क्वेश्चन बनता है। अगली प्रश्नावली आती है अपनी त्रिकोणमितीय फलन। जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, इनके सूत्र बहुत होते हैं, इसके सूत्र ज़्यादा ही हैं इसके। त्रिकोणमिति इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, देखते हैं। यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या आर, चाप की लंबाई एल, इसकी त्रिज्या तो होगी आर, यदि उसकी त्रिज्या हम आर मान ले, चाप की लंबाई एल मान ले, तथा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा रेडियन है। यह ध्यान रखना है, जो ये फॉर्मूला आता है तो इसके लिए थीटा रेडियन में ही होता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये थीटा की जगह वो को डिग्री में मान रख देते हैं। तो डिग्री में नहीं रखना, रेडियन में रखना है। तो ये हो जाएगा चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या या त्रिज्या इंटू कोण। तो इस प्रकार से ये संबंध होता है, ये इम्पोर्टेंट संबंध है, ये संबंध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है, अर्धवार्षिक में भी अभी शायद इससे बना था क्वेश्चन। अगला है रेडियन माप। रेडियन माप को आप क्या कर सकते हैं, रेडियन माप के लिए कोई रेडियन माप दे रखी है तो उसको पाई बटा 180 गुणा डिग्री माप, यानी कि कोई भी अपने को रेडियन माप दे रखी है तो उस पाई बटा 180 से गुणा कर देना है। यानी कि यहाँ पर कोई डिग्री माप दे रखी होगी, डिग्री माप दे रखी होगी तो उससे पाई बटा 180 से गुणा कर देना है। अगर डिग्री दे रखी हो तो 180 बटा पाई इंटू रेडियन माप, यानी यहाँ से रेडियन माप दे रखी होगी, उससे 180 बटा पाई से गुणा करना है। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये, और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री के लिए ये। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इनको याद करना है। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। ये 10th वाले, ये 10th बेस के 3 सर समीकरण हैं। ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये बराबर में 1 होता है, याद होगा आपको, याद नहीं है तो इनको याद करना है। तो अगला है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। जो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है वो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। कोस 2n पाई प्लस एक्स, कोस 2n पाई प्लस एक्स होता है जो कोस एक्स के बराबर होता है। साइन 2n पाई प्लस एक्स होता है वो साइन एक्स के बराबर होता है। कोस माइनस एक्स होता है जो माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। अगर कोस माइनस एक्स होगा तो कोस एक्स के बराबर होगा, ये कोस माइनस एक्स होगा तो कोस एक्स के बराबर होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा। कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है कोस एक्स माइनस कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इनको याद करना है अपने को। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, इसमें कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कुछ नहीं करना। कोस एक्स प्लस वाई है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कोस एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पर चिन्ह चेंज कर देना है, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, कुछ नहीं करना, यहाँ पर चिन्ह चेंज करना है, वो का वही फॉर्मूला है। कोस पाई बटा 2 माइनस एक्स, यानी ये 90 डिग्री पर फलन चेंज होता है। 90 डिग्री, जैसे कि ये 90 डिग्री या 270 डिग्री, अपना जो इस प्रकार से फलन चेंज होता है, ये इस प्रकार से ये होते हैं। ये चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। यानी कि इस खड़ी लाइन पर हमारा फलन चेंज होता है, इस पर नहीं होता है। यानी कि ये तो पाई 2 पाई, इन पर चेंज नहीं होता है, ये पाई बटा 2 और इन पर चेंज होता है। तो हमारे इस खड़ी वाली लाइन यानी ऊर्ध्वाधर इस लाइन पर हमारे फलन चेंज होते हैं, इस पर नहीं होते। यहाँ पर कौन कौन फर्स्ट चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग या टू कॉलेज, आपने देखी होगी, आपकी टीचर ने भी बताया होगा कि आफ्टर यानी कि ऑल। यहाँ पर है साइन, यहाँ पर साइन कोसेक,
यहाँ पर टेन कोट, यहाँ पर टेन कोट होंगे तीसरे में, और यहाँ पर कोस सेक होंगे पॉजिटिव। आगे देखते हैं साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स, तो उसका हो जाएगा कोस एक्स। साइन कोस में और कोस साइन में होगा। साइन एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। इनमें प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस है। कोस में उल्टा होता है, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा। कोस में उल्टा होता है और साइन में सीधा, जिस प्रकार यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस ही, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ही। यहाँ पर साइन एक्स कोस वाई, यहाँ पर कोस एक्स कोस वाई। इस प्रकार से आपको याद करना है, दोहराने पर बार बार ये याद हो जाएंगे। कोस पाई बटा 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पे मैंने क्या कहा, जो ये खड़ी वाली लाइन होगी, ये ऊर्ध्वाधर जो लाइन होगी उस पर फलन चेंज होगा। साइन पाई बटा 2 पर कोस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स, यानी कोस एक्स हो जाएगा। कोस पाई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा माइनस कोस एक्स। एक्स साइन एक्स है, जो पाई माइनस एक्स है तो साइन एक्स हो जाएगा। कोस पाई प्लस एक्स है तो माइनस कोस एक्स हो जाएगा। साइन पाई प्लस एक्स है तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इनको आप ये जिस प्रकार से ये बता रहे हैं, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं। कोस पाई माइनस एक्स, पाई क्या होता है अपना ये वाला ही तो होता है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर पाई होता है। पाई माइनस एक्स यानी इससे ऊपर, यानी पाई से कम वाला, पाई से कम वाला ही तो है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कोस नेगेटिव रहता है कि नहीं रहता, कोस नेगेटिव रहता है, इसलिए इस प्रकार यहाँ पर माइनस लगेगा। इस प्रकार सभी के लिए इसी प्रकार लागू होता है। आगे देखते हैं कोस 2 पाई माइनस एक्स, कोस 2 पाई माइनस एक्स बराबर हो जाएगा कोस एक्स। 2 पाई माइनस एक्स होता है वो कोस एक्स के बराबर होता है। साइन 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। यदि एक्स वाई और एक्स प्लस माइनस वाई में से कोई कोण पाई बटा 2 का विषम गुणांक नहीं है तो, यदि विषम गुणांक नहीं है तो tan x प्लस वाई बराबर tan x प्लस tan y बटा 1 माइनस tan x tan y। tan x माइनस वाई का tan x माइनस tan y बटा में 1 प्लस tan x tan y। इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस लगा देना है। यहाँ पर है यदि एक्स वाई और एक्स प्लस माइनस वाई में से कोई कोण पाई बटा 2 का विषम गुणांक नहीं है तो कोट एक्स प्लस वाई का ये है कोट एक्स कोट वाई माइनस 1 कोट वाई प्लस कोट एक्स। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, यहाँ पर कोट वाई प्लस कोट एक्स होगा, ना कि कोट एक्स प्लस कोट वाई। यहाँ पर इसमें यही है, इसमें से ये पीछे चला जाएगा, इसमें 1 रहता है वो पीछे चला जाएगा। आप इस प्रकार याद कर सकते हैं। तो कोट एक्स यानी tan x tan y को आप कोट एक्स कोट वाई लिख सकते हैं। और यहाँ पर कोट वाई और कोट एक्स होता है तो कोट वाई प्लस कोट एक्स होता है। आगे कोट एक्स माइनस वाई, तो उसमें तो प्लस के अंदर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कोट वाई माइनस कोट एक्स होगा, कोट एक्स माइनस कोट वाई नहीं होगा। कोट एक्स कोट वाई प्लस 1 कोस 2x होगा, जो होगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर में हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। कोस 2x को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आपने कितनी प्रकार से लिख सकते हैं। कोस 2x को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं बराबर में 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब आता है साइन 2x का फॉर्मूला। तो साइन 2x को 2 साइन एक्स कोस एक्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फिजिक्स में भी काम आता है और केमिस्ट्री में भी तो कभी नहीं आता है, गणित में आता है काम, गणित में तो आएगा ही। 2 tan x बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 2 tan x बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। tan 2x का हो जाएगा 2 tan x बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। साइन 3x का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
ये अभी अर्धवार्षिक में 2025 जो 2024-25 की अभी परीक्षा हुई थी, इसके अंदर ये पूछा गया साइन 3x का फॉर्मूला। खाली स्थान यानी रिक्त स्थान के अंदर पूछा गया था साइन 3x का फॉर्मूला। बहुत बच्चे किए, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, कोस 3x बराबर 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। यहाँ पर आप लगा सकते 3 कोस एक्स, यानी कि इस बार ये पूछ लिया तो शायद इस बार ये भी पूछ सकते हैं, यानी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। tan 3x का, cos 3x का, sin 3x का इंपॉर्टेंट है। tan 3x का हो जाएगा 3 tan x माइनस 10 क्यूब एक्स 1/1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। अगला है cos x प्लस cos y बराबर आ जाएगा cos x प्लस cos y का फॉर्मूला। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से सभी को याद करने हैं। 2 cos x प्लस y बटा 2 cos x माइनस y बटा 2। cos x माइनस cos y का हो जाएगा माइनस 2 sin x प्लस y बटा 2 sin x माइनस y बटा 2। तीसरा है sin x प्लस sin y का 2 sin x प्लस y cos x माइनस y बटा 2, ये बटा में 2 है। चौथा है sin x माइनस sin y का हो जाएगा 2 cos x प्लस y बटा 2 sin x माइनस y बटा 2। अगला है 2 cos x cos y cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y को इस प्रकार लिख सकते हैं अपन। दूसरा है माइनस 2 sin x sin y, तो cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y। आगे 2 sin x cos y बराबर में हो जाएगा sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। चौथा है 2 cos x sin y बराबर sin x प्लस y माइनस sin x माइनस y। तो ये थे त्रिकोणमिति के। अब आते प्रश्नावली 4 सम्मिश्र संख्याएं द्विघात समीकरण। सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण पर आते हैं। तो सम्मिश्र संख्या a प्लस आयोटा b, ये सम्मिश्र संख्या होती है जो अंडर रूट में अपना जो -1 होता है उसके लिए होती है। इसको अपन किस प्रकार से करेंगे प्रदर्शित, तो इस प्रकार से ये आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1 होता है। और आयोटा 4 का गुणज होगा, यानी 4 a कर दे और a का, जैसे कि इसमें से 4 का a का मान 1 2 3 कुछ भी होगा, यानी 4 का गुणज होगा आयोटा, तो वो क्या हो जाएगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। आगे देखते हैं a प्लस आयोटा b के प्रारूप की एक संख्या जहां a और b वास्तविक संख्याएं एक सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है। एक सम्मिश्र संख्या कहलाती है। a सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग a भाग और b इसका काल्पनिक भाग कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, खाली स्थान में भी पूछ लिया जाता है, रिक्त स्थान में भी पूछ लिया जाता है कि a प्लस आयोटा b का वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग, इमेजिनरी भाग और ये रियल भाग कौन सा है। तो ए होता है वास्तविक भाग, बी होता है काल्पनिक भाग। माना Z1 बराबर a प्लस आयोटा b बराबर और Z2 बराबर c प्लस आयोटा d है, तब Z1 प्लस Z2 बराबर a प्लस c प्लस आयोटा b प्लस d। Z1 Z2 बराबर हो जाएगा ac माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। तो ये फॉर्मूला से आगे देखते हैं। किसी शून्येतर सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आयोटा b और a नॉट इक्वल्स टू 0 और b नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए एक सम्मिश्र संख्या इस प्रकार होगी a बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अस्तित्व इसका होता है। इसे 1 बटा z या z इनवर्स द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है और z का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है, जिससे कि a प्लस आयोटा b यानी 1 प्लस आयोटा 0 बराबर 1 प्राप्त होता है। किसी पूर्णांक k के लिए आयोटा की पावर 4k या k लिखो, यहाँ पर कुछ भी a लिखो b लिखो, अचर पद है। k का मान अपन 1 से अनंत तक या प्राकृत संख्या इस प्रकार से रख सकते हैं। तो इसका मान क्या आ जाएगा
नहीं, इसका मान आ जाएगा अपने पास आयोटा, इसका मान तो आ जाएगा माइनस आई की पावर 4k होगा तो उसका तो आ जाएगा 1, और आई की पावर 4k+1 होगा तो उसका आ जाएगा आयोटा, और k+2 होगा तो आ जाएगा -1, k+3 होगा तो आ जाएगा माइनस का आयोटा। अगर 4 होगा तो उसका गुणज हो जाएगा तो वापस 1 आ जाएगा। तो सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आयोटा b का संयुग्मी z बार द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है और z बार बराबर a माइनस आयोटा b द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से ये सम्मिश्र संख्या के फॉर्मूले थे। अब आता है रैखिक असमीकाएं। एक असमीका दो वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय व्यंजकों में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल के चिन्ह के प्रयोग से बनती है। हमने पहले 10 तक तो समीकरणें पढ़ी थी। अब आई है असमीकाएं, रैखिक असमीकाएं। तो इनमें इस प्रकार के लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल इन चिन्हों के प्रयोग से बनती है। एक असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है। इनके लिए इस प्रकार हो जाएगी। इनको कुछ हल करने के लिए अपन इनके लेफ्ट साइड और राइट साइड, जो लेफ्ट साइड में होगा अगर जितना 5 जोड़ेंगे लेफ्ट साइड में उसको किसी को घटाने के लिए, तो राइट साइड में भी अपना 5 जुड़ेगा। दोनों साइड में समान जोड़ी जाती है। आगे देखते हैं, किसी असमीका के दोनों पक्षों को समान धनात्मक संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है। भाग भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, जोड़ भी कर सकते हैं और बाकी भी कर सकते हैं। परंतु दोनों पक्षों को समान ऋणात्मक संख्याओं से गुणा या भाग करने पर असमीका के चिन्ह तदनुसार बदल जाते हैं। यानी कि उनको गुणा और भाग करेंगे तो इस प्रकार बदलेंगे। x के उन मानों, वैल्यू यानी मान है को जो दिए गए असमीका को एक सत्य कथन बनाते हैं, उन्हें असमीका का हल कहते हैं। x लेस देन a या x ग्रेटर देन a का संख्या रेखा पर आलेख खींचने के लिए संख्या रेखा पर संख्या a पर एक छोटा सा वृत्त बनाकर a से बाईं या दाईं ओर की संख्या रेखा को एक गहरा काला कर देते हैं। इसमें संख्या रेखा तो आपको बनाना आता होगा, इसमें कुछ नहीं है। तो x लेस देन इक्वल a या x ग्रेटर देन इक्वल a का संख्या रेखा पर आलेख खींचने के लिए संख्या रेखा पर संख्या a पर एक छोटा काला वृत्त बनाकर a से बाईं ओर या दाईं ओर की संख्या रेखा को गहरा काला कर देते हैं। जैसे एक कोई भी मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल लेते हैं। ये यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होता है 1, यहाँ पर होता है 2, इस प्रकार से चलता रहता है। इस प्रकार इधर होगा -1, इधर होगा -2। यदि अपने को कहे कि 1 पर करना है, अपने को 1 पर करना है तो 1 पर यहाँ पर गहरा गोला करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? गहरा गोला। यहाँ पर जगह नहीं रखेंगे। और पूरा नहीं करना हो तो अपन इस प्रकार, जैसे -1 का नहीं है तो इस प्रकार से गोला रखेंगे। आगे देखते हैं, यदि दो चरांकों की एक असमीका के चिन्ह लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल हो तो रेखा पर स्थित बिंदु असमीका के हल में सम्मिलित होते हैं और असमीका का आलेख समता द्वारा निरूपित गहरी मोटी रेखा के बाईं नीचे या दाईं ऊपर की ओर होता है। जो उस क्षेत्र को का कोई भी बिंदु असमीका को संतुष्ट करता है, असमीका में जो बिंदु गुजरेगा तो वो उसको संतुष्ट करेगा। यदि दो चरांकों की एक असमीका के चिन्ह लेस देन या ग्रेटर देन हो तो रेखा पर स्थित बिंदु असमीका के हल में सम्मिलित नहीं होते और असमीका का आलेख समता द्वारा निरूपित दानेदार रेखा के बाईं नीचे या दाईं ऊपर होता है। जो उस क्षेत्र का कोई भी बिंदु असमीका को संतुष्ट करता है। आगे असमीकाओं के निकाय का हल क्षेत्र वह उभयनिष्ठ क्षेत्र होता है जो निकाय में सभी दी गई असमीकाओं को संतुष्ट करता है। अब आते हैं क्रमचय और संचय पर। गणना का आधारभूत सिद्धांत, गणना का जो आधारभूत सिद्धांत होता है ये होता है, यदि एक घटना विभिन्न तरीकों से घटित होती है
कोई घटनाएं हम जो विभिन्न तरीकों से घटित होती है हो सकती है। तदुपरांत एक दूसरी घटना अन्य विभिन्न तरीकों से घटित हो सकती है। कोई भी घटनाएं एक अम तरीकों से हो सकती है, एक अन्य तरीकों से हो सकती है। तो प्रदत्त क्रम में घटनाओं के घटित होने की संख्या अम गुणा अन है। तो इनका गुणा होता है जो कुल घटना घटित होने की संख्याओं को बताता है। अन्य विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में आर को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या जबकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। जब आपने को पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो तो अनपीआर द्वारा प्रकट की जाती है। और जहाँ अनपीआर जो अनपीआर होता है इस पीआर सबस्क्रिप्ट में है, ये दोनों इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। जहाँ 0 लेस देन इक्वल आर है, आर का मान 0 भी हो सकता है और 0 से छोटा ही रहता है, 0 से बड़ा ही रहता है, 0 से छोटा नहीं, ऋणात्मक नहीं हो सकता। और लेस देन इक्वल अन फैक्टोरियल बराबर क्या होगा, इस प्रकार आप तो ये जानते होंगे, अन फैक्टोरियल बराबर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा अन। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे कि 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल है तो इसको हल कैसे करेंगे, तो इसको इस प्रकार से हल करेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 2 गुणा 1। तो इस प्रकार से आप हल करेंगे इसको फैक्टोरियल को। और ये सूत्र है अन फैक्टोरियल बराबर, अन फैक्टोरियल का है अन इंटू अन माइनस 1 गुणा फैक्टोरियल। तो यानी एक संख्या कम ही करनी है, इसमें फॉर्मूले में रखो मान। यदि आपको अज्ञात राशि दी जाए तो ये फॉर्मूला यूज में लेना है, और ये यूज में आता है लेकिन अज्ञात हो। अपने को पता है कि भाई ये 5 फैक्टोरियल है तो बराबर में क्या हो जाएगा 5 गुणा 5 माइनस 1 यानी अन माइनस 1, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा तो 4 और इसका फैक्टोरियल है। अगर ये नहीं लगाना चाहते तो अन माइनस 2 यानी 3 इसी प्रकार से आगे चल सकते हैं, इस प्रकार कर सकते हैं। आगे देखते हैं अन्य विभिन्न वस्तुओं में से एक समय आर को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या जबकि पुनरावृत्ति की अनुमति है। जब पुनरावृत्ति की अनुमति है तो अन की पावर आर है, अन्य वस्तुओं में से एक समय में सभी को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या अन फैक्टोरियल बटा P1 फैक्टोरियल गुणा P2 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा Pk फैक्टोरियल तक है। जहाँ P1 वस्तुएं एक प्रकार की, P2 वस्तुएं दूसरे प्रकार की, Pk वस्तुएं केवे प्रकार की और शेष सभी वस्तुएं यदि कोई है तो विभिन्न प्रकार की हैं। आगे देखते हैं अन्य विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में आर को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या। अन्य विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में आर को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या को अंशी आर से प्रकट करते हैं, और अंशी आर बराबर होता है अन फैक्टोरियल बटा आर फैक्टोरियल गुणा अन माइनस आर फैक्टोरियल। और 0 लेस देन इक्वल आर और लेस देन इक्वल अन होता है। अब आते हैं 7वीं प्रश्नावली द्विपद प्रमेय, इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। तो देखते हैं एक द्विपद का किसी भी धन पूर्णांक के अन के लिए प्रसार द्विपद प्रमेय द्वारा किया जाता है। जैसे कभी आपने पढ़ा ही होगा आपने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो वो किस प्रकार बना है, वो किस प्रकार से बना है, तो वो इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा बनते हैं, ये इस सूत्र के द्वारा बनते हैं। तो a प्लस बी की पावर n है, a प्लस बी की पावर n है, तो ये इस प्रकार से खुलेगा अंशी जीरो यानी अभी मैं बता रहा था आपको अंशी आर। तो ये प्रश्नावली एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो अंशी आर है। अभी फॉर्मूला आपको बताया a की पावर n है, a की पावर n है, a प्लस बी की जगह पर अपने को मान दिए होंगे, तो अंशी 0 a की पावर n, अंशी 1 a की पावर n माइनस 1, एक पावर को घटाते जाओ और b की पावर को बढ़ाते जाओ, a की पावर को घटाते जाओ, b की पावर को बढ़ाते जाओ, अंशी 2 n माइनस a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। इसी प्रकार से जाएंगे अंशी n माइनस 1, तो a की पावर
1 और बी की पावर n-1 और लास्ट में हो जाएगा n से n बी की पावर n, ए की पावर 0 रहेगी इसलिए वो एक ही माना जाता है। ए की किसी की भी पावर 0 होती है तो वो एक ही होता है। आगे देखते हैं प्रसार के पदों के गुणांकों का व्यवस्थित क्रम पास्कल त्रिभुज कहलाता है। इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आने के चांसेस 90% है इसके। पास्कल त्रिभुज होता है, ये कभी आपने सुना होगा नहीं सुना होगा, आपके टीचर्स ने बताया होगा, इस प्रकार से होता है पास्कल त्रिभुज। तो प्रसार के पदों के गुणांकों का व्यवस्थित क्रम पास्कल त्रिभुज कहलाता है। 90% इसलिए क्योंकि इससे अपन इसके याद कर सकते हैं। ये इस प्रकार से ये नहीं पूछ सकता कि पास्कल त्रिभुज क्या होता है, तो पास्कल त्रिभुज तो अपन बना सकते हैं, तो उसी प्रकार से वो हमारे बहुत काम में आता है, इसलिए अपने को याद रखना है। अब आती है अपनी 8वीं प्रश्नावली, अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम से हमारा तात्पर्य है कि किसी नियम के अनुसार एक परिभाषित निश्चित क्रम में संख्याओं की व्यवस्था। पुनः हम एक अनुक्रम को एक फलन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसका प्रांत प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। यह हमने पढ़ा हुआ है, पहली दूसरी प्रश्नावली के प्रांत है, परिसर है, और समुच्चय पहली प्रश्नावली अथवा उसका उपसमुच्चय 1 2 3 इस प्रकार से के प्रकार का हो वे अनुक्रम जिनमें पदों की संख्या सीमित होती है परिमित अनुक्रम कहलाते हैं। यदि कोई अनुक्रम परिमित नहीं है तो उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। मान लीजिए a1 a2 a3 एक अनुक्रम है तो a1 प्लस a2 प्लस a3 के रूप में व्यक्त किया गया योग श्रेणी कहलाता है। जिसे श्रेणी के पदों की संख्या सीमित होती है उसे परिमित श्रेणी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की होती है, एपी जीपी और ये एचपी होती है, वो अपने सिलेबस में नहीं है। एपी भी अपने सिलेबस से कट गई है, जीपी है गुणोत्तर श्रेणी है। किसी अनुक्रम को गुणोत्तर श्रेणी या जीपी कहते हैं यदि कोई पद अपने पिछले पद से एक अचर अनुपात में बढ़ता है। इस अचर गुणांक को सार्व अनुपात कहते हैं, आर कहते हैं जिसे। साधारणतः हम गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद को ए तथा सार्व अनुपात को आर से सांकेतिक करते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद या अनवा पद ए एन बराबर 1 की पावर ए आर की पावर n-1 गुण n-1 होता है। तो ये होता है गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम अन पदों का योगफल एसएन। तो एक कोष्टक आर की पावर n-1 बटा r-1 या ये होता है ए 1 आर की पावर n और 1 आर। तो इसमें समांतर श्रेणी को तो आपको आता होगा, वैसे क्वेश्चन नहीं बनता है, समांतर श्रेणी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो एसएन का होता है n बटा 2 2a प्लस n-1 गुणा डी, और वो अल वाला भी फॉर्मूला होता है ए एन प्लस अल, ए प्लस ए एन या अल बोलते हैं उसको अंतिम पद को। यदि आर बराबर 1 नहीं होता है तो कोई दो धनात्मक संख्याएं ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य रूट ए बी तथा अर्थात ए जी बी गुणोत्तर श्रेणी में। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह भी अर्धवार्षिक में आया था कि गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य में संबंध बताइए। तो रूट ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी बटा 2। जो हमारा आपने समांतर श्रेणी में तो पढ़ा होगा ए प्लस बी बटा 2, ये अपना होता है। जैसे कि कोई दो पद हैं, कोई ए बी सी है, तो ये इन दोनों का जोड़ ए प्लस सी बटा 2 होगा। यहाँ पर ए प्लस सी बटा 2 होगा जो वो बी के बराबर होगा, और उनका गुणोत्तर माध्य होगा रूट ए बी, वो उनका गुणोत्तर माध्य में इनमें संबंध होता है। तो इनमें संबंध होता है, ये ए प्लस बी बटा 2 लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नावली 9 आ गई अपनी सरल रेखाएं। प्रश्नावली 9 है सरल रेखाएं। तो देखते हैं x1 y1, जो x1 y1 है और x2 y2 है, बिंदुओं से जाने वाली ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी लाइन होती है। जो खड़ी लाइन रेखा होती है कि ढाल इस प्रकार होती है। यानी मानते हैं इसको मोड में भी रखते हैं और कोई नहीं रखता है। बराबर 1 तो टेन थीटा होता है, बराबर टेन थीटा। अगर अपने को थीटा दे रखा है तो बराबर टेन थीटा,
या y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 या y1 माइनस y2 किसी को भी मान सकते हैं, x1 y1 ऐसा कोई नहीं है। तो इस प्रकार से m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 या y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2 होता है। तो यदि एक रेखा x की धन की दिशा से अल्फा कोण, ये अल्फा बता रखा है, इसमें अल्फा को, थीटा को, ओमेगा को कोई दिक्कत नहीं है। x की धन दिशा से, जो x की धन दिशा होगी उसी से मापना है अपने को कोण x की, चाहे इधर हो, ये इस प्रकार से यहाँ पर होगा तो भी x की धन दिशा से मापेगा कोण। तो अल्फा दिशा से अल्फा कोण बनाती है। तो रेखा की ढाल m बराबर टेन अल्फा बराबर अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री है। क्षैतिज रेखा की ढाल शून्य है और ऊर्ध्वाधर रेखा की ढाल अपरिभाषित है। देखो ऊर्ध्वाधर इसने इसलिए बोला कि इसका अपरिभाषित होता है, तो इसका इसलिए ये ए अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 90 बोला इसने। आगे देखते हैं m1 और m2 ढालों वाली रेखाओं L1 और L2 के बीच का न्यून कोण थीटा मान लिया हो, इसको थीटा मान लेते हैं। तो टेन बीटा, तो टेन बीटा को थीटा को कोई दिक्कत नहीं है। तो m2 माइनस मोड के अंदर m2 माइनस m1 बटा में 1 प्लस m1 m2 इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है, इम्पोर्टेंट है। तो 1 प्लस m1 m2 बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर कभी नहीं होगा। दो रेखाएं समांतर होती है यदि और केवल यदि उनके ढाल समान है। यदि उनके ढाल समान है तो समांतर होगी, ये इंपॉर्टेंट अभी आपको बताता हूँ मैं। उन दोनों का जैसे कि m1 और m2 दो ढाल हैं किसी के, यदि वो -1 के बराबर आ जाए तो वो होगी लंबवत रेखाएं। क्या होगी? लंबवत रेखाएं। अभी आगे शायद आएगा, तो वो लंबवत रेखाएं। यदि उनका ढाल बराबर है, यदि m1 बराबर है m2 के, m1 बराबर है m2 के, तो वो समांतर पैरेलल लाइन होगी, समांतर रेखाएं होगी। दो रेखाएं लंब होती है यदि और केवल यदि उनके ढालों का गुणनफल -1 है। अभी मैंने आपको बताया m1 m2 जब -1 होगा उनका गुणनफल तो वो लंबवत रेखाएं होगी, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी। तीन बिंदु ए बी और सी संरेख होते यदि और केवल यदि ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल होगी। देखो ए बी की ढाल और बी सी की ढाल, तीन बिंदु संरेख होंगे। अभी आपको मैं बताऊं, आगे बताऊं, अभी यहाँ पर बता देता हूँ। यदि ए बी की ढाल और तीन बिंदु है, अपने पास तीन बिंदु है कहीं पर भी, तो ये तीन बिंदु है। यदि ये संरेख किस प्रकार से होंगे? संरेख एक ही रेखा में, तो इस ए बी की ढाल होगी जो इस बी सी के बराबर होगी, यानी कि ये एक ही लाइन में तभी होंगे जब इनके ढाल दोनों का समान होगा। यानी ए बी, ये ए बी और ये सी, तो ए बी का ढाल बी सी का ढाल समान हो तो ये एक संरेख होगी। आगे आता है एक्स अक्ष से ए दूरी पर स्थित क्षैतिज रेखा का समीकरण या तो y बराबर a या y बराबर -a है। एक्स अक्ष से ए दूरी पर, एक्स अक्ष से ए दूरी पर होता है, ये इस प्रकार से आपको बता देता हूं मैं। तो एक्स अक्ष से ए दूरी पर है और ए दूरी पर है, यानी यहाँ पर एक ए दूरी मान लेते हैं। यहाँ पर एक्स अक्ष से ए दूरी पर है और यहाँ पर बी है, तो y बराबर a और y बराबर -a। y एक्स से b दूरी पर है तो x बराबर b, x बराबर -b। आगे देखते हैं स्थिर बिंदु x नोट y नोट, यानी x0 y0, इसको आप xy भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x1 y1 भी कह सकते हैं, आपका मन मर्जी हो जो उस प्रकार से कर सकते हैं। से जाने वाली और ढाल m वाली रेखा पर बिंदु xy स्थित होगा यदि और केवल यदि इसके निर्देशांक समीकरण, ये निर्देशांक समीकरण है, y माइनस, यहाँ पर y0 है, यहाँ पर y1 भी लिख सकते हैं हम, x माइनस x1 भी लिख सकते हैं और x0 भी लिख सकते हैं, को संतुष्ट करें। तो ये xy होते हैं, तो इस प्रकार अपने को दो देते हैं बिंदु, तो उस प्रकार से यहाँ पर दोनों का x और y का मान रखते हैं। तो उस प्रकार से इसका ढाल इस m का मान होता है या तो m बराबर tan थीटा होता है, या तो होता है tan थीटा
और यहाँ होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो ये होता है। तो इस प्रकार से अगर वो कह दे कि दो बिंदुओं से जाने वाले रेखा का समीकरण, ये आ गया, ज़्यादा दूर नहीं है, ये आ गए बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण इस प्रकार है। इम्पोर्टेंट है, शायद ये अर्धवार्षिक में पूछा गया क्वेश्चन है। खालिस्तान या इसी प्रकार से पूछा था कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो इम्पोर्टेंट है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 x माइनस x1। या यहाँ पर इस प्रकार, यहाँ पर अभी आपने देखा एक की जगह पर 0 और यहाँ पर भी 0 लिख सकते हैं या x1 y1 हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ढाल m और y अंतखंड अभी मैंने आपको बताना चाहा था, यहाँ पर बता देता हूँ। अंतखंड होते हैं ये यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर a होगा, यहाँ पर b हो जाएगा। x अंतखंड y अंतखंड इस प्रकार होते हैं। ढाल y अंतखंड C वाली रेखा पर बिंदु xy होगा यदि केवल y बराबर mx प्लस c हो। तो y बराबर mx प्लस c हो तो इस प्रकार से ये सूत्र है। यदि ढाल m वाली रेखा x अंतखंड d बनाती है तो रेखा का समीकरण y बराबर mx माइनस d होगा। सूत्रों में मान रखना। 11 इतनी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। x और y अक्षों से क्रमशः a और b अंतखंड बनाने वाली रेखा का समीकरण देखिए, x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर 1 हो जाएगा। x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर 1 हो जाएगा, अंतखंड वाले समीकरण है। यदि a और b एक साथ शून्य न हो, a और b एक साथ शून्य न हो तो ax प्लस बी वाई बराबर by प्लस c बराबर 0 के रूप का कोई समीकरण रेखा का व्यापक रैखिक समीकरण या रेखा का व्यापक समीकरण कहलाता है। यदि a और b एक साथ शून्य नहीं होंगे एक साथ, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का कोई समीकरण रेखा का व्यापक रैखिक समीकरण या रेखा का व्यापक समीकरण कहलाता है। एक बिंदु x1 y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 की लंबिक दूरी d इस प्रकार है। तो ये लंबिक दूरी का सूत्र है, pb लिखते हैं, db लिखते हैं। तो इसका सूत्र है मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। समांतर रेखा में ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0, ax प्लस by और ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0 के बीच की दूरी, तो ये d है। मोड ऑफ c1 माइनस c2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा में। तो इनको याद करना है। अब आती है प्रश्नावली अपनी शंकु परिच्छेद। क्या आती है? कोनिक सेक्शन। शंकु परिच्छेद। तो शंकु परिच्छेद एक वृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। एक वृत्त होता है, वृत्त की वजह से आपको परिभाषा याद रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका केंद्र h, k तथा त्रिज्या r के वृत्त का समीकरण। तो देखो उसके केंद्र हम त्रिज्या r मान लेते हैं। त्रिज्या क्या मान लेते हैं? r मान लेते हैं। त्रिज्या r मान ली, केंद्र मान लिया h, के त्रिज्या r है। तो इस प्रकार से इसकी समीकरण होगी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अगला है एक प्रवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर। समुच्चय क्या होता है? जिसको परिभाषित किया जाता है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। नाभि a, 0 है तो a ग्रेटर देन 0 है और नियता x बराबर माइनस a होगी। और वाले प्रवलय का समीकरण y स्क्वायर बराबर 4ax होता है। तो ये इस प्रकार का है, ये a, 0 x बराबर माइनस a वाले, तो ये इस प्रकार का होगा। इसके शीर्ष, इसको बोलते हैं शीर्ष। यहाँ पर चित्र सही नहीं बन रहा है, ये यहाँ पर होता है शीर्ष, यहाँ पर हो जाते, यहाँ पर आती है नाभि और यहाँ पर ये आती है नियता। आगे बता दूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर आती है नियता यानी x बराबर माइनस है, यहाँ पर है, और ये आ जाएगी नाभि, ये आ जाएंगे शीर्ष। आगे देखते हैं। और इसका समीकरण है अपने y स्क्वायर बराबर 4ax।
आगे देखते हैं, परवलय की नाभि से जाने वाली और परवलय के अक्ष के लंबवत रेखाखंड जिसके अंतः बिंदु परवलय पर हो को परवलय की नाभि लंब जीवा कहते हैं। नाभि लंब जीवा है, सरल है। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4a अक्ष के नाभि लंब जीवा की लंबाई 4a है। सरल प्रश्नावली है, इसके अंदर ज्यादातर सूत्र है, सूत्रों में मान रखना है, ए का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है। नाभि के प्लस माइनस a,0 और 0, प्लस माइनस b, इस प्रकार से होते हैं सूत्र। इंपोर्टेंट प्रश्नावली 8 नंबर की आएगी ईयरली में। एक दीर्घवृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग अचर होता है। अगला है, एक्स अक्ष पर नाभि वाले दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर में 1 होता है। बराबर में 1 होता है। यह अपने दीर्घवृत्त का समीकरण है। दीर्घवृत्त किसी भी नाभि से जाने वाले दीर्घ अक्ष पर लंबवत रेखाखंड जिसके अंतः बिंदु दीर्घवृत्त पर हो को दीर्घवृत्त की नाभि लंब जीवा कहते हैं। दीर्घवृत्त की नाभि लंब जीवा कहते हैं। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 के नाभि लंब जीवा की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन ए है। दीर्घवृत्त के नाभि लंब जीवा की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन ए है। तो इसमें अगर ये बी वाला बड़ा वाला ये वाई एक्स पर आ जाए तो इसमें दो आते हैं दीर्घवृत्त इस प्रकार से बनते हैं। ये एक तो आता है ये एक्स एक्स पर बना हुआ और एक आता है वाई एक्स पर बना हुआ। तो इसके लिए आता है 2a स्क्वायर अपॉन बी, 2a स्क्वायर अपॉन बी, और इसके लिए आता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो देखते हैं आगे। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ई बराबर सी बटा ए होता है या सी बटा बी होता है, जो उसके इस पर निर्भर करता है, जो दीर्घ अक्ष के ऊपर निर्भर करता है। ये एक्स अक्ष होता है तो इसका दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष है, इसका वाई अक्ष है, इसका वाई अक्ष है। तो उत्केंद्रता दीर्घवृत्त के केंद्र से नाभि और केंद्र से शीर्ष की दूरियों का अनुपात होता है। एक अतिपरवलय के तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का अंतर अचर होता है। आगे देखते हैं, एक्स अक्ष पर नाभि वाले अतिपरवलय का समीकरण है। एक्स अक्ष पर नाभि वाले अतिपरवलय का समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस बटा बी स्क्वायर बराबर 1 है। यह अतिपरवलय का समीकरण है। अतिपरवलय की किसी भी नाभि से जाने वाली और अनुप्रस्थ पर लंबवत रेखाखंड जिसके अंतः बिंदु अतिपरवलय पर हो को अतिपरवलय की नाभि लंब जीवा कहते हैं। अतिपरवलय ये एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 के नाभि लंब जीवा की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन ए है। अतिपरवलय की उत्केंद्रता अतिपरवलय के केंद्र से नाभि और केंद्र से शीर्षों की दूरियों का अनुपात है। इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर 4 हैं चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक तो व्रत है, एक तो क्या है व्रत है, एक तो है व्रत का। तो व्रत तो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। व्रत है, एक है परवलय, एक है परवलय, एक है अतिपरवलय, और एक है दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त कैसे बनता है? दीर्घवृत्त बनता है इस प्रकार से, और दीर्घवृत्त और अतिपरवलय में ज़्यादा अंतर नहीं है। अतिपरवलय इस प्रकार से, ये अतिपरवलय इस प्रकार से बनता है, और परवलय आप जानते हैं इस प्रकार, यहाँ इस प्रकार से बनता है, यहाँ इस प्रकार से। तो ये जो अतिपरवलय है जो इस प्रकार से भी बन सकता है, जो इस प्रकार से भी बन सकता है, ये इस प्रकार से भी बन सकता है। ये अतिपरवलय है, ये दोनों अतिपरवलय है। एक मिनट कलर से दूसरे से बता देता हूँ आपको। ये वाले जो अतिपरवलय हैं, और ये वाले हैं जो अपने दीर्घवृत्त, ये परवलय के, और ये आते हैं अपने ये वाले जो दीर्घवृत्त के। वृत्त तो आप जानते हैं वृत्त ही होता है। तो इस प्रकार से बनते हैं ये। दीर्घवृत्त में 2 ही रहते हैं, परवलय में 4 होते हैं। परवलय में इस प्रकार से 4 होते हैं। एक तो इस प्रकार से बनता है, एक इस प्रकार से बनता है, एक इस प्रकार से बनता है, एक इस प्रकार से बनता है। नाभि शीर्ष यहाँ पर होते हैं, नाभि यहाँ पर होती है, और इनके बिंदु प्लस माइनस c, 0 इस प्रकार से होते हैं।
ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। वृत्त, ये दीर्घवृत्त है, ये दीर्घवृत्त है, ये जो जिस पर ये लंबा वाला है तो इसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष। और ये इसमें वाई अक्ष दीर्घ अक्ष है, इसमें वाई अक्ष दीर्घ अक्ष है, और इसमें एक्स अक्ष दीर्घ अक्ष है। तो ये याद रखना है। ये होता है अपना अति परवलय, ये होता है अति परवलय, और ये होता है अपना परवलय, ये होता है अपना परवलय। तो इस प्रकार से ये होते हैं। और ये वृत्त तो वैसे हैं। तो आगे देखते हैं। अब आता है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। 3D ज्यामिति अपने 11वीं कक्षा में पहली बार आया है। तो त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय छोटा है बहुत, चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है। त्रिविमीय ज्यामिति के समकोणिक कार्तीय निर्देशांक निकाय में निर्देशांक 3 परस्पर लंबवत रेखाएं होती। अरे एक्स वाई जेड तो आपने पढ़ा होगा। इतने दिन हम पढ़ते हैं एक्स वाई के, क्या पढ़ते हैं, एक्स वाई, इस प्रकार के ग्राफ पढ़ते थे। अब आएगा 3D। अब क्या आएगा 3D, इस प्रकार से, ये यहाँ पर सही नहीं बना, इस प्रकार से आएगा। यानी कि ये तो लंबाई ऊंचाई चौड़ाई ये इस प्रकार से होगी। 3D बनेगा, आपको पता होगा वैसे। निर्देशांकों के युग्म 3 तल निर्धारित करते हैं, जिन्हें निर्देशांक तल, एक्स वाई तल, वाई जेड तल व जेड एक्स तल कहते हैं। तो इनको 3 तल होते हैं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तल। तो इनको सभी को अलग अलग नाम दे रखा है, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई वही है। 3 निर्देशांक तल अंतरिक्ष को 8 भागों में बांटते हैं, जिन्हें अष्टांश कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन बन सकता है। त्रिविमीय ज्यामिति में किसी बिंदु P के निर्देशांकों को सदैव एक त्रिदिक एक्स वाई जेड के रूप में लिखा जाता है। यहाँ एक्स वाई जेड तल से, वाई जेड एक्स तल से, वह जेड एक्स वाई तल से दूरी है। देखो एक्स है जो तो वाई जेड तल से दूरी है, और वाई है जो जेड एक्स से, और जेड है जो एक्स वाई से। क्लियर। एक्स पर किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स 0,0 होते हैं। अपन जानते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पर जो अपना 2D होता था, जो एक्स एक्स और वाई एक्स होता था, इसमें यहाँ पर 0,0 ही होता था, 0,0 यहाँ पर होता था। लेकिन इसमें किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स, अगर एक्स एक्स पर है तो यहाँ पर, तो अगर कोई इस रेखा पर होगा, इस रेखा पर होगा, तो इसका वाई बिंदु क्या हो जाएगा 0। तो यानी ये x,0 होता था, और इसका निर्देशांक क्या होता था 0,y होता था। तो इसी प्रकार अगर इस पर एक्स एक्स पर है तो x,0,0 होगा। अगर वाई एक्स पर है, वाई एक्स पर है तो वाई का मान नहीं है, वाई का मान तो अलग ही आएगा, वरना तो सभी 0 के 0 आएंगे। जेड एक्स पर तो जेड का मान अलग होगा, वरना दूसरे सब 0,0। एक्स वाई जेड सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी है। दो बिंदुओं P ऑफ x1 y1 z1 तथा Q ऑफ x2 y2 z2 के बीच का दूरी सूत्र है। दूरी सूत्र तो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो दूरी सूत्र में और कुछ नहीं है, यहाँ पर इसमें 3D है, इसलिए z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर ऐड हो गया, और कुछ नहीं हुआ। ये तो अपन ने पहले पढ़ा था, PQ के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर तो अंडर रूट है ही, तो इसमें ऐड हो गया z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब आता है सीमा और अवकलज। इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली, सीमा और अवकलज। फलन का अपेक्षित मान जो एक बिंदु के बाईं ओर के बिंदुओं पर निर्भर करता है। बिंदु पर फलन के बाईं पक्ष की सीमा लेफ्ट हैंडेड लिमिट को परिभाषित करता है। इसी प्रकार दाएं पक्ष की सीमा राइट हैंडेड लिमिट। एक बिंदु पर फलन की सीमा बाह्य पक्ष और दाएं पक्ष की सीमाओं से प्राप्त उभयनिष्ठ मान है, यदि वे संपाती हो। यदि किसी बिंदु पर बाह्य पक्ष और दाएं पक्ष की सीमाएं संपाती न हो, यह कहा जाता है कि उस बिंदु पर फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है। आगे आता है एक वास्तविक संख्या a और एक फलन f के लिए लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x और f ऑफ a समान नहीं भी हो सकते। वास्तव में एक परिभाषित हो और दूसरा परिभाषित नहीं हो। फलनों f और g के लिए निम्नलिखित लागू होते हैं। ये इस प्रकार से लिमिट x टेंड्स टू a है, तो f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, यानी प्लस माइनस है, ये गुणे के लिए है और ये भाग के लिए है। देख लो, लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ
एक्स प्लस माइनस है, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स है। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये लिमिट है, इधर लिमिट लगा दी, इधर लिमिट है, लिमिट लगा दी, जी ऑफ एक्स है, डॉट है तो डॉट लगा दिया। कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ये बटा में है तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी कर देना है। आगे देखते हैं निम्नलिखित कुछ मानक समीकरण। मानक समीकरण इंपोर्टेंट समीकरण हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n एक्स माइनस बटा में एक्स माइनस ए बराबर में n ए की पावर n माइनस 1। लिमिट लग रही है यहाँ पर एक्स टेंस टू ए साइन एक्स बटा एक्स बराबर में 1 है। लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 माइनस कोस एक्स बटा एक्स होता है 0। इम्पोर्टेंट मानक समीकरण हैं तो इनको आप 1 लिख सकते हैं, इनको 0 लिख सकते हैं। ये इस प्रकार से खुलती है। ए पर फलन एफ का अवकलज होता है एफ डैश यानी इसका पूरक है एफ डैश ऑफ ए लिमिट एच टेंस टू ए एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटा में एच से परिभाषित होता है। आगे देखते हैं प्रत्येक बिंदु पर अवकलज फलन एफ डैश ऑफ एक्स डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स यानी फलन का अवकलज लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटा में एच से परिभाषित होता है। फलनों u और v के लिए निम्नलिखित लागू होता है। तो u प्लस माइनस वी का होल डैश बराबर u डैश प्लस वी प्लस माइनस वी डैश। ये आगे u v का होल डैश बराबर में u डैश v प्लस u v का होल डैश है। ये इस प्रकार से वह शर्तें परिभाषित हैं। ये इनके सूत्र है, अपने को याद रखने, ज़्यादा कुछ नहीं है। निम्नलिखित कुछ मानक अवकलज है। मानक अवकलज है देख लेने। डी अपॉन डी एक्स एक्स के पावर n है, अन एक्स के पावर n माइनस 1 है। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का अवकलज कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। इनको याद रखने, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आ सकते हैं, आएंगे आ सकते क्या आएंगे। अगली प्रश्नावली सांख्यिकी इम्पोर्टेंट है। प्रकीर्णन की माप आंकड़ों में बिखराव या विचरण की माप। परिसर चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन व मानक विचलन प्रकीर्णन की माप है। परिसर बराबर अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। जो अपना परिसर होता है अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य होता है। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य विचलन है एम डी ऑफ गुणा एक्स बार। यह आता है सिग्मा मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार मोड ऑफ बटा में है एन। एम डी एम यहाँ पर जो एक्स बार है वो तो है माध्य, एक्स बार है जो तो है माध्य, और ये जो एम है कैपिटल एम है वो है माध्य का। क्या है? माध्य का। तो सिग्मा मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम मोड ऑफ बटा में एन। देखते हैं आगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य विचलन। वर्गीकृत आंकड़े जो वर्गीकृत हुए आंकड़े होते हैं उनका माध्य विचलन एम डी एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार बटा में एन। एम डी एम सिग्मा एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम बटा में एन। ये जहाँ एन बराबर सिग्मा एफ आई है, एन बराबर सिग्मा एफ आई है। अवर्गीकृत आंकड़ों का प्रसरण और मानक विचलन। अवर्गीकृत आंकड़ों का प्रसरण और मानक विचलन। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सिग्मा बराबर अंडर रूट में 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर नहीं स्क्वायर है। तो आता है असतत बारंबारता बंटन का प्रसरण तथा मानक विचलन। सिग्मा स्क्वायर बराबर 1 सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सिग्मा अंडर रूट में है 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सतत बारंबारता बंटन का प्रसरण तथा मानक विचलन है। सिग्मा स्क्वायर बराबर में 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सिग्मा बराबर है 1/n अंडर रूट में n सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस
सिग्मा Fi xi का होल स्क्वायर। प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात करने की लघु विधि है। लघु विधि है सिग्मा स्क्वायर बराबर h अपॉन अन स्क्वायर अंडर रूट में अन सिग्मा Fi yi का स्क्वायर सिग्मा Fi yi का होल स्क्वायर। ये सूत्र है, देख लीजिए आप, जहाँ yi बराबर xi माइनस a बटा h है। समान माध्य वाली श्रृंखलाओं में छोटी मानक विचलन वाली श्रृंखला अधिक संगत या कम विचलन वाली होती है। अगली प्रश्नावली है, लास्ट प्रश्नावली है अपनी प्रायिकता। तो अपनी प्रायिकता प्रश्नावली है प्रोबेबिलिटी। तो घटना है प्रतिदर्श समष्टि के का एक उपसमुच्चय। असंभव घटना रिक्त समुच्चय। तो समुच्चय होता है समुच्चय, असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है, 10वीं में पढ़ा है। तो रिक्त समुच्चय है निश्चित घटना पूर्ण प्रतिदर्श समष्टि है पूरक घटना या नहीं घटना समुच्चय ए डैश या एस माइनस ए। घटना ए या बी समुच्चय ए यूनियन बी। घटना ए और बी समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी। घटना ए किंतु बी नहीं तो ए माइनस बी। परस्पर अपवर्जी घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्जी होते हैं यदि ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाते हैं। निशेष व परस्पर अपवर्जी घटनाएं E1 E2 En इस परस्पर अपवर्जी व निशेष है यदि E1 यूनियन E2 यूनियन डैश 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 UN बराबर एस और EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5 ईच। इसका मतलब होता है ये एक का ये इस प्रकार से है, ईच प्रत्येक टू ईच इसे बोलते ईच प्रत्येक के लिए है तो I इज नॉट इक्वल्स टू J। आगे देखते हैं प्रायिकता। प्रत्येक प्रतिदर्श बिंदु ओमेगा I के संगत एक संख्या P ऑफ ओमेगा I ऐसी है कि ये इस प्रकार से फॉर्मूलेस दे रखे। ये सिग्मा है, सिग्मा P ऑफ ओमेगा I सभी ओमेगा I बिलोंग्स टू S बराबर 1 है। तो ये इस प्रकार से सभी दे रखे। इसमें फॉर्मूलेस संख्या P ओमेगा I परिणाम ओमेगा I की प्रायिकता कहा जाता है। संभावित परिणाम समान प्रायिकता वाले सभी परिणाम। घटना की प्रायिकता एक संभावित परिणामों वाले परिमित प्रतिदर्श समष्टि के लिए घटना एक की प्रायिकता P ऑफ A बराबर N ऑफ A बट्टा में N ऑफ S है, जहाँ N ऑफ A समुच्चय में अवयवों की संख्या नंबर ऑफ S समुच्चय में S अवयवों की संख्या। यदि A और B को दो घटनाएं हैं तो P ऑफ A या B P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A और B। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है। समतुल्य P ऑफ A यूनियन B P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यदि A और B परस्पर अपवर्जी हैं तो P ऑफ A या B बराबर है P ऑफ A प्लस P ऑफ B के। किसी घटना A है के लिए P ऑफ A माइनस नहीं हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ A हो जाएगा -1 माइनस P ऑफ A। तो दोस्तों ये थे हमारे क्लास 11 के सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण सूत्र है। इसके साथ कॉन्सेप्ट्स भी है और यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।